गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं आज अल्टरनेटर के बारे में। शंकर आया नहीं, दिखा नहीं था तो। अल्टरनेटर होता है हमारे पास, आवाज नहीं भाई। अल्टरनेटर है हमारे पास प्रत्यावर्तक। ये हमारे पास क्या कहलाता है भाई? ये हमारे पास है एसी जनरेटर। क्या है? एसी जनरेटर ही क्या कहलाता है? अल्टरनेटर। ये क्या कार्य करेगा आप बताओ? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलेगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ठीक है ना? ठीक है। ये हमारे पास कौन सा जनरेटर है भाई? तो आप कहेंगे ये हमारे पास एसी जनरेटर है। ये एसी ऊर्जा को क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को एसी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। ये नियत गति से चलता है, इसलिए इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। नियत गति से संचालित होता है। ये है नियत गति से संचालित होता है, अतः इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। ये क्या हुआ? पानी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया? ठीक है। और नियत गति से चल रहा है, इसलिए इसको हम कौन सा जनरेटर बोलते हैं? सिंक्रोनस। ठीक है। ये हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है और डबल एक्साइटेशन है, लेकिन ये सिंगल एक्साइटेशन है। ये एकल उत्तेजक मोटर है। उत्तेजना तो इसको भी देनी पड़ेगी, सेम ही जो उसको दी इसको देनी पड़ेगी, लेकिन उसको उत्तेजना के साथ साथ ऐसी सप्लाई भी देनी पड़ रही है, इसको सप्लाई नहीं देनी पड़ती। आजा आगे आजा, सीधा आगे खड़ा हो, इधर आजा। एक बार में आ जाना, फिर मैं जब कह दिया तो कह दिया। पूरा आ गया, इधर आ।
ये एकल उत्तेजक मोटर होती है। ये हमारे पास कौन सी मोटर है भाई? एकल उत्तेजक मोटर, यानी सिंगल एक्साइटेशन मोटर। ऐसे हम डीसी मोटर भी काम लेते हैं, डीसी जनरेटर भी होता है। जो डीसी मोटर होती है, सॉरी डीसी जनरेटर होता है ना, ये भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन ये डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित। ठीक है, पहला मामला ये यांत्रिक डीसी जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, पहला मामला तो ये हो गया। अब नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट हमारे पास ऐसा है कि इसके लिए कम्यूटेटर आवश्यक है। इसकी पहचान किसके द्वारा होती है? डीसी जनरेटर है तो इसमें क्या होगा? कम्यूटेटर। और ऐसे जनरेटर होगा तो इसमें स्लिप रिंग आवश्यक। यही है जो बता देते हैं कि डीसी एक ऐसी है, बाकी सब सेम होते हैं, इसमें स्लिप रिंग आवश्यक है। बाकी हम देखते हैं, इसका एक एक चीज देखेंगे आराम से। लिख लो लिख लो। यस, चल छोड़ो इस मामले को, सवाल सिंपल पूछते हैं, डीसी जनरेटर क्या करता है? बाकी सब चीज़ें छोड़, बता एक लाइन में। मैं आपसे पूछ नहीं रहा, मैं आपको एक सिंगल लाइन में मुझे बताओ डीसी जनरेटर क्या काम करता है। मैंने यही लाइन लिखी। अरे फिर वही बात हो गई। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे खुद से मैं कहता हूं एक सिंपल लाइन बताओ डीसी जनरेटर करता क्या है। एक लाइन बताओ डीसी जनरेटर क्या काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में बदलता है, काम तो यही है। कम्यूटेटर डीसी जनरेटर के अंदर लगा हुआ भाग है, और जनरेटर है क्या? जनरेटर के अंदर स्टेटर है, रोटर है, तो कम्यूटेटर तो अंदर का भाग है। कम्यूटेटर जनरेटर से अलग नहीं है, ठीक है ना। कम्यूटेटर किसका है? जनरेटर का भाग। यदि सारे भाग को अलग कर दोगे, जनरेटर खुद है ही नहीं कुछ, सभी को मिला के तो जनरेटर। फिर मैंने यहां कम्यूटेटर क्यों लिखा? परीक्षा में सवाल आता है, बताइए निम्न में से किससे पता चलेगा डीसी जनरेटर है? कम्यूटेटर से। बाकी भाग दोनों में क्या होंगे? सेम। इसमें होता है कम्यूटेटर, इसमें क्या होता है? इनसे पता चलता है। बाकी दोनों के अंदर स्टेटर होते हैं, दोनों के अंदर रोटर होते हैं, दोनों के अंदर आर्मेचर होते हैं, सब होते हैं, लेकिन एक में स्लिप रिंग होता है और दूसरे में क्या होता है? कम्यूटेटर। इसको डिलीट कर, निवेदन ही है भाई, तू आ जाए। मुझे लगता है तुझे ये थोड़ी ऐसी शूट नहीं कर रही है, तुझे उधर 4 नंबर शूट कर रहा है। इधर कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना होता, अपनी क्लास चलती है, चल जाती है, ऐसे ही नॉर्मल चलती रहती है। हैं? हाँ आराम से बैठ तू। ये कह रहा हूँ मैं, जल्दबाजी नहीं रहनी चाहिए। हैं? लिख लिया? लिख रहे हैं, लिखो लिखो।
है क्या एक बार? ये हाँ, ये नियत गति पर कार्य करेगा तभी हमारे पास घर में आवर्ती आ रही वो 50 हट जाएगी। यदि इसकी गति बदलेगी तो आवर्ती बदल जाएगी, क्योंकि आवर्ती का सूत्र 120 से पी एन बटा 120। पोल की संख्या तो फिक्स है, जब गति नियत होगी तभी आवर्ती क्या होगी? नियत। और आपको घर पे सप्लाई कितनी आवर्ती में चाहिए? 50 हर्ट्ज में। तो इसकी गति क्या होनी चाहिए? नियत, तभी चल पाएगा, नहीं तो चलेगा नहीं। हो गया भाई? ठीक। अब है अल्टरनेटर के मुख्य भाग। अल्टरनेटर के मुख्य भाग। अल्टरनेटर का एक तो मुख्य भाग होता है स्टेटर। स्टेटर पर ही क्या होता है भाई? आर्मेचर। और आर्मेचर का कार्य क्या होगा भाई? ईएमएफ उत्पन्न करना। ठीक है। दूसरा मुख्य भाग है रोटर। रोटर हमारे पास होती है, फील्ड वाइंडिंग स्थापित होगी रोटर के ऊपर। फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या है? फील्ड वाइंडिंग का दूसरा काम है, फील्ड एंड व्हील्ड वाइंडिंग का दूसरा काम क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तीसरा हमारे पास होता है, एक होता है उत्तेजक। उत्तेजक यानी एक्साइटर कहलाता है। प्रारंभ में डीसी सप्लाई दे रहा है, स्लिप रिंग। और पांचवा क्या प्रदान करेगा भाई? यांत्रिक ऊर्जा। ये हमारे पास अल्टरनेटर के मौलिक आवश्यकता है। मुख्य भाग तो यही है। मौलिक आवश्यकता कहोगे तो यांत्रिक ऊर्जा आ जाता है। मुख्य भाग ट्रांसफार्मर की ये है। शंकर कल कितने नंबर आए? फोन आ गया था घर से? घर से फोन आ गया था?
ऐसे कंफ्यूज क्यों? किस कहाँ से फोन आया? तो फोन उठाई क्यों? दो बार कट कर दिया, फिर भी फोन कर दिया वापस, तो उसको ब्लॉक में डाल दे। भाई इंपॉर्टेंट तो टेस्ट था ना। आपके कितना है? 46। कम हो गए, 10 नंबर घटा दिए तूने। 52। नहीं, पेपर का लेवल सेम ही था। ये तो क्या, हर बार पेपर में होता है 5-6 सवाल आपको ज्यादा आते हैं, दूसरे 5-6 कम आते हैं, पढ़े हुए होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन पेपर का लेवल वही होता है। पेपर के लेवल में कोई गड़बड़ थी नहीं। आपने फिर भी नहीं दिया होगा। दिया कितना है? 52। ओके। है? अरे कान वान से कुछ नहीं होता, ये अलग लिपि। आपके कितना है? 38। ओके। और तेरे? नहीं, झूठ बोल के जाएगा कहाँ, इधर मैं ढूंढ लूंगा ना। झूठ बोलने मिलता भी क्या है। और भाई साहब आपके कितने? और तूने भी नहीं दिया? इन दोनों को ढूंढो और इनके कोर्स हटाओ, ऑनलाइन वाले। इनको पता नहीं चलता है टेस्ट कब चलता है ऐप पर। जिस दिन इनको पता चले उस दिन वापस मेरे पास आ जाएंगे ये। हैं? पूरा देखते हैं अपन आराम से। ठीक है। आवाज नहीं भाई। ये जो बीच नीचे वाली कोर है वो हमारे पास स्टेटर कोर है, और स्टेटर कोर पर आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित है। स्टेटर कोर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित है? आर्मेचर। और यहां पर यह एक टर्मिनल बॉक्स है। ठीक है। टर्मिनल बॉक्स में से कितने टर्मिनल निकलते हैं भाई? 6 टर्मिनल। अब कहेंगे 6 टर्मिनल क्यों निकलते हैं? कि हमारे पास इसका संयोजन ऐसा है, आपको आउटपुट स्टार लेना तो स्टार ले लो, डेल्टा लेना तो डेल्टा ले लो। तो 3 तो स्टार के लिए है और 3 किसके लिए होते हैं भाई? डेल्टा के लिए। तो चाहे तो आप आउटपुट में स्टार लो और चाहो तो आप क्या लो? डेल्टा लो। यही होगा। ठीक है। ये हमारे पास ऊपर वाला भाग है, ये हमारे पास क्या कहलाता है? योक। योक कह दो, यहां क्या कह देते हैं? बॉडी। इससे क्या कह दो भाई? योक। योक यहां क्या कह दो आप? बॉडी। ठीक है। ठीक है।
योग या जो बॉडी है ये हमारे पास क्या कार्य करती है? कार्य होता है इसका यांत्रिक सुरक्षा। ठीक है। ये किससे बनी हुई होती है? किससे बनी होती है भाई? छोटी मशीन है तब तो कास्ट आयरन की है, और बड़ी मशीन है तो आप कहेंगे ये कास्ट स्टील की बनी होती है। सवाल है बड़ी मशीन में कास्ट स्टील की काम में क्यों लेते हैं? दो कारण हैं। एक तो अधिक मजबूत होती है, इस्पात आयरन की तुलना में क्या रहेगा? ज़्यादा मजबूत। और दूसरा प्रमुख कारण है चुंबकशीलता क्या रहेगी? उच्च। इसलिए हमारे पास योग या बॉडी है जो किसकी बनाई जाती है बड़ी मशीनों में? कास्ट स्टील की। ठीक। अगला हमारे पास रहता है जो भाग, ये भी अंदर वाला नीचे वाला भाग है, ये हमारे पास कहलाती है स्टेटर कोर। क्या कहलाता है? स्टेटर की कोर है। स्टेटर की कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके इसको प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके किसका प्रयोग किया जाता है भाई? स्टेटर की कोर का। ठीक बात है। तो स्टेटर कोर है, ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड करके निर्माण करता है, ये भी मामला है। अब इस कोर के ऊपर क्या लपेटी जाती है? आर्मेचर वाइंडिंग। इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित होती है? आर्मेचर वाइंडिंग स्थापित है। और आर्मेचर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न करना। यही कार्य होता है। ठीक है। अब हमारे पास आता है ठीक है। अब हमारे पास इस पर है जो आप ये हमारे पास इसको क्या सप्लाई देंगे भाई? डीसी सप्लाई। जो डीसी सप्लाई दी जा रही है, ये हमारे पास जहां से डीसी सप्लाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उत्तेजक। उसे हम क्या कहते हैं? उत्तेजक। क्यों? उत्तेजना प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा? उत्तेजक। ठीक है। और यहाँ पर 110 वोल्ट से लेके
250 वोल्ट तक प्रदान की जाती है। और बैटरी या शंट जनरेटर द्वारा, बैटरी या डीसी शंट जनरेटर काम लेते हैं, कंपाउंड तो कम ही लेते हैं लेकिन शंट जनरेटर द्वारा। ठीक है। और इस उत्तेजना के लिए हमारे पास स्लिप रिंग लगी होती है, क्योंकि ये हम सप्लाई किसको दे रहे हैं? रोटर को। अब रोटर तो घूम रहा है, और रोटर घूमेगा और आप तार दोगे तो तार लपेटा नहीं खाएगा क्या? अरे भाई, रोटर को आपने दिए तार जोड़े, और रोटर है जो खुद घूम रहा है, तो तार भी तो लपेटा ही खाएगा। तो लपेटा नहीं खाना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग क्या कर देगी? स्लिप कर देगी, तार वहीं रहेगा, वो स्लिप होता जाएगा। तो रोटर शाफ्ट घूमती जाएगी लेकिन तार घूमेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? स्लिप। तो इसलिए इसके लिए क्या चाहिए होता है? स्लिप रिंग। ठीक है। अब हमारे पास अब बचा हमारे पास है रोटर। रोटर क्या होता है भाई? घूर्णित भाग है, इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित है, और इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित है। ये हमारे पास रोटर है। रोटर हमारे पास कौन सा भाग है भाई? तो रोटर है घूर्णित भाग। घूर्णित भाग है तो इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित है? तो आप कहेंगे इस पर है जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित है। ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग स्थापित होने के कारण रोटर है घूर्णित भाग, इस पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित है? तो आप कहेंगे इस पर है जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित है। ठीक है ना। फील्ड वाइंडिंग स्थापित है जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करेगा भाई? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यही चुंबकीय क्षेत्र किसको काटेगा? आर्मेचर को। तो यहां हमारे पास आर्मेचर स्थिर है और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र और स्थिर आर्मेचर की अवस्था है। आर्मेचर क्या है? स्थिर, और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? गति। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? रोटर। करो नोट। वाइंडिंग तो श्रेणी क्रम में भी होती है, शंट में भी होती है। विपरीत क्यों होनी जरूरी है? हमारे पास एन और एस पोल बनाना जरूरी है। एन का अलग और एस का अलग होता है। एन और एस के हिसाब से होती है। विपरीत करोगे तो एस हो जाएगा, सीधा करोगे तो एन हो जाएगा। एन और एस एक दूसरे के क्या होता है भाई? विपरीत होता है। मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, आईटी मेरे पास नहीं है, क्या मैं ट्रेड की क्लास लूँ? नहीं भाई, तो मैं ट्रेड की क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्मेचर की आकृति कैसी होती है? आर्मेचर एक हमारे पास वलयाकार है, यहां पर बेलनाकार नहीं है, वो डीसी में है। तो ऐसा उछल कूद मत बचा। डीसी में आर्मेचर कैसा होता है? बेलनाकार। और सवाल भी डीसी में ही था। एसी में तो सवाल तो खुद लेके आया, फिर भी लाया है तो कैसी है? वलयाकार, यानी रिंग शेप।
कितने वाट तक बना सकते हैं? वाट की कोई क्षमता कहाँ है? यदि आप अल्टरनेटर है, ये केवीए में है, लेकिन अल्टरनेटर है छोटा है तो कम केवीए का है। बड़ा अल्टरनेटर है जो सूरतगढ़ के पावर प्लांट में लगा हुआ है और भागड़ा नागल बांध के हाइड्रो प्लांट पर लगा हुआ है, तो उनकी क्षमता आपके पास एमवीए में है, इतनी ज़्यादा है। 110 वोल्ट केवल उत्तेजना प्रदान करने के लिए, ताकि पहले चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए, तो एक गुणन करने लग जाएगा। और फिर हम तो यांत्रिक ऊर्जा तो देंगे ही देंगे ना। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाएगा? तो पहले ना इस कोयल में जैसे डीसी दोगे और फिर ये गति करेगा तो क्या बना लेगा? चुंबकीय क्षेत्र। गति कौन करेगा? गति तो खुद तो करेगा नहीं। गति करने के लिए यहां तो तू देख कोयला, कोयला से पानी गर्म होगा, पानी होगा तो भाप बनेगी, भाप से दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो ब्लेडों पर टकराएगा, जिससे ब्लेडें घूमेगी, यांत्रिक ऊर्जा देगा, तो ये हमारे पास रोटर क्या करेगा? गति करेगा। और साथ में चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय क्षेत्र किसको काट देगा? आर्मेचर को। ऐसे नहीं घुमा सकता तो पानी डाल पेन स्ट्रोक के माध्यम से तेज प्रवाह के साथ ब्लेडें घूमेगी तो गति होगी। मामला तो यही है। सीआईटीएस के पेपर किस किस के हैं? किसी ने भरा क्या सीआईटीएस का फॉर्म? आपने भरा? आपने? 2 जनों ने? 3 4 सीआईटीएस बचा। और ये डीएसएसबी का एग्जाम किसके हैं? 1 2 2 ही आदमी हैं जिसके डीएसएसबी का एग्जाम है। तेरा कौन सा है? हाँ तो फिर छोड़ना, क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा है? रहने दे, तो अपना लिखे उतार। रिजल्ट नहीं आता, लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, तेरे रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट उसका आता है जो पढ़ता है, लोग नौकरियां लगते हैं। ऐसे क्या करो, रिजल्ट नहीं आता। इसरो का एग्जाम किस किस के? 3 4 तारीख को। वो किसो की नहीं है। क्या कह रहे हो? सीआईटीएस होता है कि आईटीआई को भी ट्रेनिंग देने वाला इंस्ट्रक्टर होता है ना। आपके आईटीआई कॉलेज में जो टीचर होता है उसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो बनने के लिए सीआईटीएस करना अनिवार्य होता है। सीटीआई तो पहले बोला जाता था, कॉमन नाम सीटीआई बोलते हैं, बाकी इसका नाम खुद का सीआईटीएस ही है। सीटीआई तो पुराना नाम, कॉमन नाम था। अभी 2 नाम है, एक होता है सीटीएस और एक होता है सीआईटीएस। सीटीएस होता है आईटीआई को सीटीएस बोलते हैं, और सीआईटीएस होता है जो आईटीआई को ट्रेनिंग देंगे। हाँ, फॉर्म भरना पड़ता है और घर से उठा के तो कौन ले जाता है?
आप भी सोचो, खुद सोचो एक बार बैठ के। उन्होंने शायद अभी एग्जाम की डेट बढ़ा दी है, 21 कर दी थी। पहले तो 17 तारीख को परीक्षा थी, अब 21 तारीख को एग्जाम है। नहीं, 21 तारीख तक फॉर्म भरेंगे, 21 से 28 तक, 21 से 28 है या 28 तक? हाँ, 4 को एग्जाम है, 8 को रिजल्ट आएगा। क्या CAT 1 साल का होता है? 1 साल का 3 महीने का कुछ नहीं होता। 15 दिन का जो होता है वो होता है TOT, ट्रेनिंग ऑफ टीचर या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, एडा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर नाम है वो। TOT होती है 15 दिन की। CAT का नहीं करना पड़ता है, TOT करना पड़ता है। जैसे BA करने के बाद B.Ed होती है ना, वैसे ITI के बाद में CAT होती है। अलग से वैकेंसी आई हुई है ना, अभी राजस्थान की आई हुई है। TOT कॉमन होती है, सभी करते हैं। TOT में तो ये पढ़ाया जाता है कि ज्ञान दिया जाता है, बच्चों से कैसे डील करनी चाहिए, पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाने के तरीके बताए जाते हैं। पढ़ाना तो एक अलग है, पढ़ाना मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आपको नॉलेज होगी, वो होगा, वो तो करेंगे कि जो ट्रेनर होंगे उसको ट्रेनिंग कर देंगे, यानी कि कैसे बिहेवियर करना चाहिए, किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, और कैसे पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने की स्किल क्या होनी चाहिए, वो है कंटेंट। मतलब पढ़ाने कैसे लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं आप मोटर लगा के शुरू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो TOT वही नहीं है, कलकत्ता में पिछली बार तो हुई थी, वो कलकत्ता में हुई थी। TOT हर जगह होती नहीं है। क्या ही मामला है? तेरे CAT की हुई है क्या? तेरे फॉर्म भरा हुआ है? कितना तजुर्बा तुझे? 1 साल का ही है। ITI के बाद में 3 साल का चाहिए। लिख लिया भाई? अरे ऐसे तो उसके बनता ना जिसके पहले गैप तो हो। तो फिर ऐसे क्या बन जाता है? गैप तो गैप कहां से लाओगे? ITI के बाद बढ़ना चाहिए, तो ITI के बाद गैप होगा तभी तो बनाओगे उसमें। जब गैप ही नहीं है तो किधर से बनाओगे? वैकेंसियां तो आती रहती है, जाती रहती है, हर 4-5 साल में आ जाती है। 4-5 साल में ही। हाँ भाई, आवाज नहीं, आवाज नहीं। अगला देखो, हेडिंग डालो रोटर। रोटर हमारे पास होता है 2 प्रकार का। ठीक है, 2 प्रकार का रोटर कौन सा होता है भाई? एक होता है सेलिएंट रोटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। तो रोटर हमारे पास कितने होते हैं? 2। एक होता है सेलिएंट रोटर और दूसरा होता है सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है, सेलिएंट को आप क्या कहेंगे? नॉन सिलेंड्रिकल। भाई सेलिएंट है तो सिलेंड्रिकल तो नहीं है, नॉन सिलेंड्रिकल।
यह सेलिएंट का हिंदी में नाम क्या है? एक और नाम मैंने इसका, उभरा हुआ प्रकार, उभरा प्रारूपी होगा। हाँ, उभरा प्रारूपी, ये नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। सिलेंड्रिकल को बोला जाता है नॉन सेलिएंट। नॉन सेलिएंट सिलेंड्रिकल को बोला जाता है नॉन सेलिएंट। यहां क्या बोला जाता है भाई? बेलनाकार। ठीक है, नॉन सेलिएंट या बेलनाकार। और ये हमारे पास नॉन सिलेंड्रिकल या उभरा प्रारूपी हो गया। अब आता है हमारे पास सेलिएंट और सिलेंड्रिकल में। सेलिएंट में क्या होता है? इसका व्यास अधिक होता है और अक्षीय लंबाई कम होती है, यानी कि कम लंबा होता है लेकिन व्यास क्या होता है? ज्यादा। अक्षीय लंबाई होती है कम। व्यास अधिक होने से पोल है जो अधिक होते हैं, पोल अधिक होते कितने भाई? 6 से 40। और इसकी गति क्या होती है? कम होती है। गति क्या होती है भाई? कम। कम गति होती है तो कितनी होती है? गति कितनी होती है? 375 से 1000 आरपीएम। इसमें नॉइज यानी शोर क्या होता है? अधिक होता है। इसका उपयोग कहाँ लेते हैं भाई? हाइड्रो टरबाइन में। सिलेंड्रिकल होता है ना, इसका व्यास कम है और अक्षीय लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। इसका व्यास क्या होता है? कम होता है और अक्षीय लंबाई क्या होती है भाई? अधिक होती है। ठीक है, इसमें पोल की संख्या कितनी होती है भाई? तो आप कहेंगे पोल की संख्या होती है कम। कम होती है तो पोल की संख्या होती है 2 से 4। गति क्या होती है भाई? अधिक। गति होती है 1500 से 3000 है। 1500 से 3000 आरपीएम। ठीक है, और इसके बाद में इसमें नॉइज कम होती है। उपयोग कहाँ लेते हैं इसका? स्टीम टरबाइन या थर्मल प्लांट में, या इसे कहते हैं टर्बो अल्टरनेटर। ठीक है, यहाँ इसको काम में लिया जाता है।
नॉइज हमारे पास, जब हमारे पास पोल की संख्या ज़्यादा होती है तो जिसके कारण पार्टीशन नॉइज अधिक होती है, पोल की संख्या कम होती है तो नॉइज भी क्या होती है हमारे पास, कम होती है। ये पोल की संख्या का कारण डिपेंड करती है। टर्बो अल्टरनेटर उसी को कहते हैं जो भाप के द्वारा संचालित होते हैं, वही टर्बो कहलाते हैं। स्टीम टरबाइन बोलो, टर्बो अल्टरनेटर बोलो, या थर्मल प्लांट बोलो। डीजल इंजन वाले भी टर्बो कहलाते हैं। डीजल इंजन से भी तो चलते हैं अल्टरनेटर। लिख लिया? लिखो भाई लिखो, जल्दी करो। चलो, अब होता है इसमें आवर्ती ऐप उत्पन्न करना। ऐप बराबर क्या होगा भाई, पी एन बटा 120। पी हमारे पास क्या है, पोल की संख्या। एन हमारे पास क्या है भाई, एन है रोटर की गति आरपीएम में। ठीक है, अगला होता है विद्युत वाहक बल ई होता है 4.44 5 F T। ठीक है, और यहाँ आप कह दो ERMS बराबर 2.22 5FZ, जहाँ पर Z बराबर था 2T। Z बराबर क्या था, 2T। Z है हमारे पास चालक की संख्या, T है कुंडली की संख्या। तो बताओ एक कुंडली में चालक कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए 2.22 आया। इसी का एक अच्छा रूप और भी होता है कि ERMS आप ये लिख दो 4.445 T इंटू KP गुणा KD।
जहां पर केपी होता है वो पिच फैक्टर कहलाता है और केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहलाता है। इन दोनों को ही हम वाइंडिंग में देखेंगे। इन दोनों को कहाँ पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे वाइंडिंग में। वैसे भी कल वाइंडिंग पढ़ने वाले हैं तो उसी के साथ केपी और केडी की डिटेल पढ़ेंगे। अभी यदि आपको प्रश्न में देते हैं केपी और केडी का मान और विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, सूत्र क्या लगेगा, ये। और केपी और केडी का मान नहीं दें तो इसका मतलब केपी और केडी को क्या लोगे, एक लोगे, एक लोगे तो ये आ गया भाई। क्लियर। कौन सा ये। अब तो इस जेड की जगह 2T रख, ये आएगा कि नहीं आएगा चेक करके बता। आ गया तो ऐसे ही से ये आ गया। टी नंबर ऑफ टर्न है, कुंडली की संख्या है, एक कुंडली मतलब एक टर्न से एक कुंडली बनी तो नंबर ऑफ टर्न है। और एक टर्न में हमारे पास चालक कितने होते हैं, 2। टर्न टी का मान 1 लिखो तो जेड कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। और एक टर्न में चालक होते कितने हैं, 2 होते हैं। इसलिए ऐप पर कब कब टेस्ट होता है, ऐप पर टेस्ट होता रहता है, आपके देने की नीयत होनी चाहिए। घने टेस्ट चलते हैं, टेस्टों की कमी है ही नहीं है कोई कमी तो फिर कितने दिया आपने आज तक टेस्ट ऐप पर, एक ही दिया आज तक। देखो इसीलिए मैं ना पहले समझ नहीं पाया था अनलिमिटेड टेस्ट क्यों लिखते हैं। इन्होंने 200-300 टेस्ट बना दिया, अनलिमिटेड नाम लिख दिया, अनलिमिटेड टेस्ट। उसको पता है कि 20-30 आगे कौन पहुंच पाएगा, उसके लिए तो अनलिमिटेड ही जा ही नहीं पाएगा कि मैंने सारे दे दिए, ऐसा तो होता नहीं है। जिसने 150-200 टेस्ट बना लिए हैं वो ऊपर लिख दो अनलिमिटेड टेस्ट का। टेस्ट बहुत है, होते रहेंगे, है कि नहीं। हैं ठीक है, चलो ये तो लिख लिया। अब हम इसके आगे क्या भाग है, अरे ओलो ये देखो इतना शानदार सूत्र भूल गए हम। एक होता है अल्टरनेटर में विद्युत वाहक बल होता है जो गतिक चुंबकीय क्षेत्र के कारण प्राप्त होता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आराम से डिटेल लिखते हैं। गतिक ईएमएफ और गतिक ईएमएफ का मतलब है कि हमारे पास जो
ईएमएफ होगा ई बराबर वो होगा बी एल वी साइन थीटा। ई बराबर बी एल वी साइन थीटा। बी हमारे पास होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एल हमारे पास होता है चालक की लंबाई। वी हमारे पास होता है चालक का वेग। साइन थीटा होता है चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण। इसके बाद सीधे समांतर क्रम प्रचालन ही है ना, बीच में कोई बच्चा तो नहीं है। पुराने वालों के लिखा हुआ ना, आपके लिखा हुआ ना, क्या है इसमें इसके जस्ट आगे क्या है, समांतर क्रम प्रचालन की विधि है ना, है बीच में और तो कुछ नहीं है। वोल्टेज रेगुलेशन विधियां हैं, लास्ट में कर लेंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों अलग है। ये हमारे पास कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है तो उस जगह ये लागू होता है। वो हमारे पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जहां भी उत्पन्न होगा वहां सब जगह वो लागू होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी लागू हुआ था, जबकि ट्रांसफॉर्मर चालक की गति नहीं कर रहा था, फिर भी सूत्र तो वही था जो अल्टरनेटर का था। तो ये मामला, फर्क ये है, वो फ्लक्स पर है, आवृत्ति पर है। क्या हुआ? हाँ, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण यदि 90 डिग्री होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, अधिकतम, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा, इसलिए होता है। अगला आता है अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन। अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन। तो बताइए अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन क्या होगा, जल्दी से बताइए। अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन क्या होगा, ये बताइए भाई जल्दी से। क्या हुआ?
देखो जब एक अल्टरनेटर की क्षमता कम होती है तो उस अल्टरनेटर के साथ में क्षमता बढ़ाने के लिए दूसरे अल्टरनेटर को संयोजित किया जाता है। इसे हम समांतर क्रम प्रचालन कहते हैं। ठीक है, जब कब होती है, जब एक अल्टरनेटर की क्षमता कम होती है। एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, मान लो 40 केवीए का, लेकिन हमें लोड चाहिए था 60 केवीए का। अब 40 केवीए तो 40 केवीए दे पाएगा। अब हम या तो 40 केवीए को बंद करके 60 केवीए का नया स्टार्ट करें, या फिर 20 केवीए का और समांतर में जोड़ दें। तो 20 केवीए को समांतर में जोड़ के शुरू कर दो, उसे कहते हैं समांतर प्रचालन विधि। तो अल्टरनेटर का समांतर क्रम प्रचालन क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे क्या होता है? अल्टरनेटर की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य अल्टरनेटर के समांतर क्रम में अन्य अल्टरनेटर को संयोजित करना। अल्टरनेटर की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य अल्टरनेटर के समांतर क्रम में अन्य अल्टरनेटर को संयोजित करना ही हमारे पास अल्टरनेटर का समांतर प्रचालन विधि है। अल्टरनेटर की क्षमता बढ़ाने के लिए मुख्य अल्टरनेटर के समांतर क्रम में अन्य अल्टरनेटर को संयोजित करना ही अल्टरनेटर की समांतर प्रचालन विधि है। और समांतर प्रचालन के लिए मुख्य शर्त क्या है? तो पहला तो कहेंगे भाई वोल्टेज क्या होना चाहिए? समान। दूसरा क्या कहेगा? फेज क्रम समान। तीसरा हमारा पास कहेगा आवर्ती समान। और चौथा है जो प्रति इकाई प्रतिबाधा भी कहता है, लेकिन इसको मापने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे। केवीए समान होना आवश्यक नहीं है। केवीए रेटिंग समान होना आवश्यक नहीं है। क्या हुआ? कौन क्या है? प्रति के प्रतिबाधा जेड, यानी जो हमारे पास चालक काम में ले रहे हैं तो समान लंबाई के चालक लें तो दोनों में बाधा क्या होनी चाहिए? समान ही होनी चाहिए। जो समांतर क्रम में आपने जोड़ा है, प्रति इकाई प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। वोल्टेज समान है, बाधा समान है, तो धारा भी बराबर जाएगी कि नहीं जाएगी? वोल्टेज समान है, बाधा समान है, तो धारा क्या होगी? बराबर। इसलिए करते हैं। रोटर की गति समान होनी चाहिए? नहीं, जरूर नहीं है। रोटर की गति देखो, पोल बढ़ा के रोटर की गति कम कर लो, पोल घटा के रोटर की गति बढ़ा दो, हमारे पास आवर्ती समान चाहिए।
तो वोल्टेज, हाँ क्या क्या हुआ? हाँ, अच्छा, एक दो चीजें समान नहीं कर पाए तो क्या होगा? इसके लिए टोटल 4 विधियां लगती है। चारों विधि के अंदर यही केस हम देखते हैं। एक होती है ब्राइट लैंप विधि, एक होती है डार्क लैंप विधि, एक डार्क तथा ब्राइट, और एक होती है सिंक्रोनोस्कोप विधि। फॉर एग्जाम्पल एक डार्क लैंप विधि के बारे में बात करते हैं। तो डार्क लैंप विधि में यदि मान लो हमारे पास दोनों में वोल्टेज समान नहीं है, तो हमारे पास लैंप धीरे धीरे जलेगा। तो हम कहेंगे भाई वोल्टेज समान नहीं है, तो पहले वोल्टेज समान करो और उसके बाद में इनकमिंग मशीन को रनिंग मशीन के साथ जोड़ो, उससे पहले नहीं जोड़नी चाहिए। यदि आवृत्ति समान नहीं है, तो आवर्ती समान नहीं है तो जलते बुझते रहेंगे, ठीक है। और फेज क्रम समान नहीं है तो ये आगे पीछे चलते बुझते रहेंगे। तो ये हमारे पास आएगी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन। लेकिन ये बराबर होना ही चाहिए, जब तक बराबर नहीं होगा आप समांतर क्रम लागू नहीं कर सकते। तो टोटल समांतर क्रम प्रचलन की कितनी विधियां हैं? 4। तो 4 कौन सी विधि है? पहली है डार्क लैंप विधि। तो भाई लिखो डार्क लैंप विधि। पहली हमारे पास कौन सी विधि है भाई? डार्क लैंप विधि। डार्क लैंप है, इसका मतलब लैंप बुझेंगे, बंद रहेंगे, तभी मामला सही रहेगा। हमारे पास ये जो मशीन है जो पहले से चल रही है, उस मशीन को क्या बोला जाता है भाई? रनिंग मशीन। जो मशीन पहले से चल रही है उसे क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे जो पहले से चल रही है उस मशीन को बोला जाता है रनिंग मशीन। ठीक है। अब ये ऐसे मैंने बिंदु कर दिया ना, इसका मतलब यहां जुड़ा हुआ नहीं है, सीधा यही जुड़ा हुआ है। अर्थ ये समझना होता है आपको। ये रनिंग मशीन है, ठीक है भाई। मान लो मैं ये कह दूं R है, Y है, B है, तो ये भी हमारे पास R के साथ क्या जुड़ गए भाई? R, ये क्या हो गया? Y, और ये क्या हो गया? B। जो ये तो रनिंग मशीन है जो ऑलरेडी सप्लाई दे रही है पहले से, हमें दिक्कत ही नहीं। लेकिन मान लो हमें सप्लाई चाहिए 60 kVA की, ये दे रही है 40 kV, तो हमें 20 kVA और चाहिए। तो इसलिए एक नई मशीन और लगाएंगे, इसलिए से हम क्या कहेंगे? इनकमिंग। क्योंकि ये लाइन के साथ जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? नहीं। तो ये हमारे पास मशीन क्या कहलाएगी? इनकमिंग। ठीक है। इनकमिंग मशीन ये है अब देखो ध्यान से, इनकमिंग मशीन है, इस टीपी स्विच को ऑन करूंगा तो इनकमिंग मशीन रनिंग मशीन के साथ जुड़ जाएगी। लेकिन ऑन आप ऐसे नहीं कर सकते। ऑन करने से पहले आपको कंडीशनें चेक करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये लैंप है, ये आर के साथ ही जुड़ा हुआ है कि नहीं है, वोल्टेज सेम है कि नहीं है, आवृत्ति सेम है कि नहीं है,
ये सब कुछ हमें क्या करना पड़ता है, चेक। ठीक है, और इसके लिए हमें वोल्टेज, आवर्ती और फेज क्रम तीनों पता करना होता है। जब आपूर्ति, आवर्ती, वोल्टेज, फेज क्रम तीनों ही बराबर हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, टीपी स्विच को, यानी ट्रिपल पोल है, एक साथ तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो इनकमिंग मशीन किसके साथ जुड़ जाएगी, रनिंग मशीन के साथ। अब मान लो कि यदि मान लो एक सूरतगढ़ में मान लो पावर प्लांट है, थर्मल का है, 11 यूनिट है, 12 यूनिट है, अभी 4 यूनिट मान लो चल रही है, और उनमें से 4 जो चल रही है उसमें एक को मेंटेनेंस की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, जिसको मेंटेनेंस की जरूरत है उसका लोड है वो दूसरी यूनिट पर क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब वो यदि मान लो पहले वाली 3 करेंगे, हमारे पास लोड ऑलरेडी फुल है, तो 5 यूनिट को पहले चालू करेंगे, चालू करके उसको फेज क्रम, वोल्टेज सब बराबर करेंगे, बराबर करके फिर इसके ऊपर लोड क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद में इस रनिंग मोटर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, कनेक्शन हटा दिया, फिर इसकी क्या करेंगे, मेंटेनेंस। कई बार मेंटेनेंस करने के लिए भी तो जरूरत पड़ती है, तो मेंटेनेंस करने के लिए भी लोड क्षमता अधिक होती है, उसके लिए भी आपको समांतर क्रम प्रचलन को प्रयोग में लेना पड़ता है। करो नोट।
लिख लिया। लिखो पहली कंडीशन, यदि तीनों ही लैंप धीरे जल रहे हैं यदि तीनों ही लैंप धीरे जल रहे हैं, बताओ तीनों लैंप धीरे जल रहे हैं तो क्या होगा भाई? तो कारण लिखो वोल्टेज में अंतर। तीनों ही लैंप धीरे जल रहे हैं। धीरे जलने का मतलब है एक यहां पर वोल्टेज, यहां वोल्टेज है मान लो 500 वोल्ट, यहां है 450 वोल्ट, तो अंतर कितना है? 50 का है ना भाई, तो धीरे जल रहे हैं। तो यदि मान लो नहीं जलता तो हम कहते हैं भाई वोल्टेज में अंतर नहीं है। यदि वोल्टेज मतलब लैंप जल रहा है तो वोल्टेज में तो अंतर है, तभी जल रहा है, क्योंकि बिना विभवांतर तो धारा का प्रवाह होगा नहीं। तो पहला क्या लिखा था भाई? यदि लैंप धीरे जलते हैं तो कारण क्या है? वोल्टेज में अंतर। अब निवारण क्या है? वोल्टेज समान करने के लिए क्या करोगे? फील्ड रेगुलेटर की सहायता से आप क्या करोगे? समायोजन करोगे। लिखो निवारण। फील्ड रेगुलेटर की सहायता से, फील्ड रेगुलेटर की सहायता से इनकमिंग मशीन के फील्ड रेगुलेटर की सहायता से इनकमिंग मशीन में वोल्टेज का समायोजन किया जाए। समायोजन मतलब एडजस्टेबल, या इनकमिंग मशीन में वोल्टेज का समायोजन, इतना ही लिख दो भले। अगला लिखो, ये सभी लैंप एक साथ जलते बुझते रहते हैं। सभी लैंप एक साथ जलते बुझते हैं। अब सभी लैंप एक साथ जलते बुझते हैं तो बताओ कारण क्या है? आवृत्ति में अंतर, क्योंकि आवृत्ति तीनों सेम ही होती है ना। तो लिखो कारण, लिखो आवृत्ति में अंतर। ठीक है। और निवारण लिखो, निवारण क्या है? हाँ, इनकमिंग मशीन के अल्टरनेटर की गति का समायोजन। निवारण लिखो इनकमिंग मशीन के गति का समायोजन। अगला लिखो नेक्स्ट, तीसरा कंडीशन, दो कंडीशन लिख दी। तीसरी कंडीशन लिखो, यदि लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है, लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है, जलते बुझते तो है लेकिन ये एक साथ प्रक्रिया नहीं है। लैंप एक साथ जलते बुझते नहीं है। ठीक है। जब लैंप हमारे पास एक साथ जलते बुझते नहीं है तो किस में अंतर है भाई? फेज क्रम में। आगे पीछे तो फेज क्रम में अंतर है, तो कारण लिखो फेज क्रम में अंतर।
कारण लिखो, फेज क्रम में अंतर। लिख दिया। निवारण है फेज क्रम को सही किया जाए। निवारण तो ये फेज अनुक्रम मापक यंत्र के द्वारा वापस फेज क्रम को बदलकर सही करें। फेज क्रम को बदलकर सही करें। फेज क्रम को बदलकर क्या करें, सही। चौथा लिखो, सभी लैंप बुझ जाते हैं। सभी लैंप बुझ जाते हैं तो कनेक्शन ओके है, कनेक्शन सही है, संयोजन सही है, संयोजन सही है। टीपी स्विच को ऑन कर दिया जाए। टीपी मतलब ट्रिपल पोल। टीपी स्विच को ऑन कर दिया जाए। कनेक्शन सही है तो क्या करोगे, इनकमिंग मशीन को जोड़ोगे। इनकमिंग मशीन को जोड़ने के लिए क्या करोगे, टीपी स्विच को ऑन कर दोगे। तो सभी बंद है तभी मामला सही है। यदि धीरे चल रहे हैं तो वोल्टेज में अंतर, जलते बूझते रहते हैं तो आवर्ती में अंतर, आगे पीछे जलते बूझते रहते हैं तो फेज क्रम में अंतर, और बिल्कुल नहीं जलते हैं तो सही है। वो तो लैंप फ्यूज भी हो जाएगा तो भी जलेंगे ही नहीं। लैंप फ्यूज हो गए, जड़ा ही नहीं, आपको लगेगा कनेक्शन ओके है, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कायदे की बात है भाई, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम आगे देखते हैं ब्राइट लैंप विधि। आगे क्या देखेंगे भाई, ब्राइट लैंप विधि। इनकमिंग मशीन चालू कर दी, टीपी स्विच ऑन कर दिया, मशीन तो चली रही है, तभी तो आवृत्ति आ रही है, तभी तो वोल्टेज आ रहा है। इनकमिंग मशीन तो ऑलरेडी चल रही है, क्यों लोड के साथ जोड़ ही तो रहे हो, लाइन में चल रही है, तभी तो आवृत्ति और वोल्टेज है, चल तो रही है। अब आपने इसके साथ जोड़ दिया, तब लोड क्या अटेंड करने लगेगा, ज्यादा। फिर क्या करना चाहोगे, फिर आप इसको करना चाहोगे बंद, मान लो। तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे इधर फ्यूल बढ़ाओगे, इधर फ्यूल क्या करोगे, घटाओगे। और ऐसा करने पर हमारे पास पावर फैक्टर एक का एक डाउन होगा, लेकिन शंट फील्ड रेगुलेटर की सहायता से पावर फैक्टर को हाथों हाथ क्या करना पड़ेगा, मैनेज, और फील्ड पावर फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। फिर धीरे से इसको क्या कर देंगे, बंद। मामला है ये। और बताओ क्या समस्या आ रही है। इसमें लैम्प नहीं लगाते, मैं तो ऐसे मजाक करने के लिए लिख दिया, आप इसको सीरियस मत लेना भाई। क्यों भाई, मेरी तो क्या आदत रह गई ऐसी। समझ में आया हुआ, तू कह रहा लैम्प शूट नहीं कर रहा, तुझे समझ में नहीं आया। एक ये कंडीशन थोड़ी ना है, शूट नहीं कर रहा है। हाँ शूट नहीं कर रहा, नहीं करे, मैं क्या करूं तेरा। मामला समझ का ही नहीं, समझ का क्या मामला ये। यदि लॉजिक समझ नहीं है तो बताओ, समझा देंगे आपको। मामला शूट नहीं कर रहा है, क्यों भाई, मामला यही तो है, और क्या है। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है ब्राइट लैंप विधि। रनिंग मशीन जैसी है वैसी रहने दो।
अब देखो इसमें मामला ऐसा है, ये हमारे पास लैंप है, एक इस आर से जोड़ा तो दूसरा किसे जोड़ा, वाई से। ठीक है, यहां पर है मान लो दूसरा लैंप, इसने एक वाई से जोड़ा है तो दूसरा किसे जोड़ा है भाई, आर से, ने बी से जोड़ा। तो एक है ये तीसरा लैंप, इसने एक आपके पास यहां से जोड़ा तो दूसरा जोड़ा यहां से। क्या कोई भी लैंप समान लगा क्या, यही कहलाती है ब्राइट लैंप विधि। अलग अलग फेज में कनेक्ट होना ही कौन सी विधि है, बना लो। हो गया, लिखो लिख लिया भाई। ओके, चलो भाई, तो ये हमारे पास हो गई ब्राइट लैंप विधि। लिखो यदि सभी लैंप एक समान जल रहे हैं तो संयोजन सही है। सभी लैंप एक समान जल रहे हैं तो संयोजन सही है। सभी लैंप एक समान जल रहे हैं तो संयोजन सही है। इससे तो ब्राइट लैंप विधि का बाकी की समस्या पहले जैसी होती है और उसका निवारण भी पहले जैसा होता है जो हमने लिखा था। धीरे जल रहे हैं तो वोल्टेज में अंतर है, एक साथ जलते बुझते हैं तो आवर्ती में अंतर है, आगे पीछे जलते बुझते हैं तो फेज क्रम में अंतर है। तो बाकी समस्या पहले वाली सेम है।
इस विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विधि की आवश्यकता भी कोई खास नहीं है। डार्क लैम्प विधि के बारे में मैंने बताया था ना कि भाई इसको किसी को लगा कि सभी यदि लैम्प डार्क ही हो जाए, यदि मान लो हाई वोल्टेज के कारण एकदम से फ्यूज होने के कारण भी डार्क हो गए और जल ही नहीं रहे तो पता कैसे चलेगा? तो इसलिए हमने लगाया ब्राइट लैम्प विधि। ब्राइट लैम्प विधि में भी बाद में ना ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि भाई कनेक्शन है, चमक तो रहा है लैंप आपके सभी, लेकिन हमारे पास कनेक्शन कहीं इंटरचेंज तो नहीं हो गए। इसलिए इसको और श्योर करने के लिए एक और बनाते हैं, डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि। क्या बनाते हैं? डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि। डार्क तथा ब्राइट लैम्प विधि, ठीक है भाई। अब देखो कि हमारे पास एक है डार्क और दूसरी है ब्राइट, दोनों के बारे में हम आराम से देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या रही भाई? लाइन। ये कौन सी मशीन है भाई? इनकमिंग। अब देखो हमारे पास आर वाई बी है, ये है हमारे पास L1 L2 L3, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देखो दो तो हमारे पास इंटरचेंज लगे हुए नहीं है, तो ये तो है डार्क और ये क्या है? ब्राइट। सॉरी, दो ब्राइट है। ब्राइट कितना है? दो। ब्राइट दो है, डार्क कितना है? एक। क्या एक ब्राइट और दो डार्क हो सकते हैं क्या? चेक करो, चेक करो। क्यों नहीं पता चल रहा? डार्क तथा ब्राइट का कनेक्शन कर। ऐसा तो कनेक्शन बना जिसमें दो डार्क और एक ब्राइट हो, बना।
बन गया? दिखाओ फिर। कौन सा है इसमें? कौन सा? ये डार्क है, ये ब्राइट के? ये तो सेम है, जोड़ा तो ब्राइट कैसे हुआ? सेम है जोड़ा तो डार्क हुआ ना। वाई का वाई में जोड़ा तो क्या हुआ? डार्क। तू बना गड़बड़ बनाया। क्या बनाने बोला? ये तो मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने इधर लैंप लगाया, तूने उधर लगाया। इनको ऐसे तो किया तूने, और क्या किया उसमें? तू बना दो डार्क एक ब्राइट। तुम भी बनाओ, बना के देखो। दो डार्क और एक ब्राइट बनाओ। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? ये कह रहा पॉसिबल नहीं है। जब दो समान पर बन गए हैं तो तीसरा भी समान पर ही बनेगा। तो दो डार्क हो गए तो फिर तीसरा डार्क ही होगा। तो इसका मतलब है कि दो डार्क और एक ब्राइट नहीं हो सकता। केवल क्या होगा? ब्राइट दो और डार्क एक। और यह सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है। यह कह रहा मैंने लगाया तुक्का। तो ये है मामला। क्लियर? इसलिए ब्राइट दो डार्क एक होगा। एक चौथी होती है विधि, सिंक्रोनस स्कोप विधि। चौथी विधि कौन सी होती है? चौथी होती है सिंक्रोनस स्कोप विधि। स्कोप का मतलब दृश्य है, ये देखेगा कि सही सिंक्रोनाइज हुई कि नहीं हुई। केवल क्या करता है? ये आवर्ती परिवर्तन के लिए ही काम में लिया जाता है, और कोई काम में नहीं लिया जाता। बीच में संकेतक है। यदि हमारे पास एक तरफ क्या लिखा होता है? स्लो, एक तरफ क्या होता है? फास्ट। यदि मान लो संकेतक है, संकेतक स्लो की तरफ जाएगा, स्लो की तरफ, तो कारण क्या भाई? तो आप कहेंगे कारण है आवृत्ति में कमी, आवृत्ति में कमी। और यदि संकेतक है फास्ट की तरफ जाएगा, तो कारण क्या है? आवृत्ति अधिक है। ये लो, हो गया? ओके सर। हैं?
वोल्टेज, तीनों में वोल्टेज सेम ही होता है। अल्टरनेटर का वोल्टेज होगा वही तो ट्रांसफॉर्मर में आएगा। दादा अल्टरनेटर उत्पन्न करेगा वोल्टेज, वो ट्रांसफॉर्मर को सप्लाई देगा, ट्रांसफॉर्मर आगे देगा, ट्रांसफॉर्मर लाएगा कहां से? अल्टरनेटर से। तो वोल्टेज बराबर तीनों बराबर होगा तभी तो आगे भेजेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे आगे वोल्टेज रेगुलेशन की विधियां।